नमस्ते दोस्तों, डी के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज से हम एक इस नए चैनल के ऊपर अपन राजस्थान जीके की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है। इसी कोटेशन के साथ स्वागत करना चाहूँगा और ये कोटेशन मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ चाहे वहाँ राह है। तो दोस्तों, मैंने भी सोचा कि चलो कुछ नहीं, आपके साथ अपना जीके शेयर किया जाए और शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। इसी उद्देश्य के साथ मैंने ये चैनल की शुरुआत की है और यहाँ से मैं आपके साथ राजस्थान जीके साझा करूंगा। तो आज दोस्तों मैंने एक फर्स्ट टॉपिक लिया है 1857 की क्रांति। इसको अपन साझा करेंगे आज। 1857 की क्रांति दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इसीलिए दोस्तों क्योंकि इसमें घटनाएं हैं, है ना, और घटनाएं आदमी को इंटरेस्ट क्रिएट करती है। तो इसीलिए बहुत इंटरेस्ट है, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इसमें अपन कोई यादा ताज़ा होने वाली है। वो आज़ादी की यादा ताज़ा होने वाली है जब अंग्रेजों के हमारे पास अत्याचार होते थे। तो आज हम उस अंग्रेजों के अत्याचारों को आज वापस ताज़ा करने वाले हैं और हमारे उस जो वीर योद्धा जो 1857 की क्रांति के अंदर भाग लिया था, है ना, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमारे क्रांतिकारियों ने एक अंग्रेजों को चुनौती दी थी और इस क्रांति को अंजाम दिया था। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। इस टॉपिक को अपन, है ना, डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसको पढ़ेंगे कारण, कि आखिर क्या वो रीजन थे, क्या वो कारण थे जिसकी वजह से क्रांतिकारियों को यह आंदोलन करना पड़ा। दूसरा हम पढ़ेंगे स्थिति, यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, उस समय राजस्थान के अंदर क्या क्या स्थितियां थी, है ना, पोजीशंस क्या थी, वो चीजों को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसमें टॉपिक लेंगे अपन स्थल, यानी कि वो कौन सी जगह थी जहां जहां पर ये क्रांतियां हुई है ना, तो वो टॉपिक आएगा। उसके बाद इसको अपन पढ़ेंगे परिणाम और इसके बाद अपन अन्य तथ्य के रूप में बची हुई तमाम जानकारी इसमें अपन पढ़ेंगे। अन्य तथ्य, तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। अपन फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कारण। क्या क्या वो कारण थे जिसकी वजह से अपन ने 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों। 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, एक्चुअल में क्या रीजन रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे अपन। रीजन तो इसके बहुत सारे थे। बात है जब 1600 ईस्वी की, जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में एंट्री हुई थी और 1773 तक इन्होंने अपनी जड़ें मजबूत कर ली। जड़ें इन्होंने क्या की, मजबूत कर ली थी। और भाई साहब 1947 तक इन्होंने यहाँ पर राज किया था। इस घटना चक्र के अंदर आप ये देखिए कि क्या क्या कारण हुए थे। तो पहला जो कारण रहा था दोस्तों, वो रहा था सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण, तीसरा आर्थिक शोषण, चौथा धार्मिक शोषण, है ना, यह हम यूं कह सकते हैं। और पांचवें शोषण के रूप में हम तत्कालीन कारण मानेंगे इसको। तत्कालीन कारण, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रहा था जिसके रूप में अपना शोषण नहीं हुआ था। समाज में हमारे समाज को पूरी तरीके से तोड़ दिया, है ना। समाज में एकता थी नहीं, सबको एकदम नौकर बना के रख दिया। राजनीति के अंदर अपना कोई महत्वपूर्ण पद था नहीं, है ना। अपने को नौकरशाही की तरह इन्होंने अपने को बढ़ावा दिया था। ऐसा कोई भी पद अपने लिए सर्जित नहीं किया था कि अपन राजनीति के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर सके। तो इस तरीके से हमारा राजनीतिक शोषण हुआ, है ना। शोषण से अपन पीड़ित थे। आर्थिक शोषण तो होना ही था दोस्तों। यहाँ से भारत का जो पैसा था इंग्लैंड की तरफ ट्रांसफर किया जा रहा था, है ना। धन का निष्कासन किया जा रहा था।
तो लोग आर्थिक रूप से मजबूत कैसे होंगे, है ना। डेफिनेटली वो आर्थिक रूप से हमारा शोषण हुआ था। और धार्मिक शोषण ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पर अंग्रेजों ने ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। वो केवल कौन से धर्म का, अंग्रेज अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य को लेकर आए हुए थे। और ये ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। हमारे हिंदू धर्म का, या हम कह सकते हैं कि इंडिया के सभी धर्मों का ये निरादर करते थे। हमारा धार्मिक रूप से शोषण होता था। और तत्कालीन कारण को अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों कि क्या वो तत्कालीन कारण रहा था। तत्कालीन कारण के अंदर क्या हुआ दोस्तों कि उस समय 1857 के समय एक बंदूक चलती थी जिसका नाम था ब्रेस ब्राउन नाम की एक बंदूक चलती थी, है ना। इस ब्रेस ब्राउन बंदूक के अंदर जो है ना, ये बंदूक चलती थी। इस बंदूक के स्थान पर एक नई बंदूक लागू कर दी थी जिसका नाम था एना राइफिल्ड। इस बंदूक के अंदर जो कारतूस यूज होता था दोस्तों, उस कारतूस के ऊपर गाय की चर्बी लगी हुई होती थी। जैसे मान लो ये कारतूस है, इस कारतूस के ऊपर, है ना, ये खराब नहीं हो जाए या फिर इसके ऊपर जंग नहीं लग जाए, इसके लिए इसके ऊपर एक मतलब कि गाय की चर्बी का एक इस तरीके से लेप होता था। और जब इस कारतूस को प्रयोग किया जाता था तो मुंह से खोलना होता था। और चूंकि मुंह से खोलने से, है ना, तो हमारा धर्म भ्रष्ट होता था। हम हिंदू लोग थे, हिंदुओं को जो गाय की चर्बी थी तो हम तो बिल्कुल ही इसके विरोध थे। और इसीलिए से ये जो है तत्कालीन रीजन बना था और इसका विद्रोह हुआ था, है ना। तो ये इसका तत्कालीन कारण था। कारण यही है कि एना राइफल बंदूक के अंदर जो कारतूस यूज किया गया था, उस कारतूस के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का लेप होता था, है ना। इस वजह से ये क्रांति भड़की थी। अब हम इसका अध्ययन करेंगे कि ये जो क्रांति भड़की थी, तो क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, वो अपन अध्ययन करेंगे इसके अंदर। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेंगे कि जब इस घटना के समय पे राजस्थान के अंदर क्या स्थिति थी। तो अपन स्थिति को समझते हैं कि क्या वो स्थितियां थी। चलो स्थितियों को डिस्कस करते हैं। स्थितियों को डिस्कस करते हैं दोस्तों। और बड़ी रोचक स्थितियां थी। तो देखो दोस्तों, ये है हमारा राजस्थान, विषम कोणीय चतुर्भुज। ये है हमारा प्यारा राजस्थान, विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति का है। तो दोस्तों उस समय जो है ना, राजस्थान के अंदर जो अंग्रेजों का मुख्यालय था वो था यहाँ पर, इसे कहते हैं अजमेर, है ना। और यहाँ पर एक संगठन था इसका 1832 में। यहाँ पर इनका ये मुख्यालय था। क्या था? मुख्यालय था। और अलग अलग जगह पर इनकी छावनियाँ थी। इन छावनियों में सैनिक रहा करते थे। जैसे कि अजमेर, ये अजमेर है। अजमेर के पास ही यहाँ पर एक ब्यावर छावनी थी। कौन सी छावनी दोस्त? ब्यावर छावनी थी। और इसी अजमेर के अंदर एक नसीराबाद छावनी थी। नसीराबाद छावनी थी। और इधर मध्य प्रदेश जो कि राजस्थान का एक पार्ट था, यहाँ पर एक छावनी थी नीमच छावनी। और यहाँ पर अपन माने एरिनपुरा जो कि पाली के अंदर है। एरिनपुरा छावनी जो कि कहाँ पर है ये दोस्तों? पाली के अंदर है ये एरिनपुरा छावनी। इसके अलावा देवली टोंक, यहाँ पर अपन एक देवली जो कि टोंक के अंदर है वो छावनी थी। और ये उदयपुर है दोस्तों। उदयपुर के पास एक खेरवाड़ा छावनी थी। कितनी छावनियां होगी? 1 2 3 4 5 6। देवली एक छावनी नहीं थी दोस्तों, एक्चुअल में ये एक जगह थी जहां पर विद्रोह हुआ था। तो मूल रूप से
मूल रूप से दोस्तों डिस्टर्बेंस हो गया 2 मिनट के लिए। मूल रूप से दोस्तों 6 सैनिक छावनियां थी, 6 सैनिक छावनियां थी जिसको अपन ने अभी देखा था। और इन छावनियों के अंदर, या फिर हम यूं कहें कि इस पूरे राजस्थान के अंदर कंट्रोल करने के लिए हर रियासत के अंदर एक पॉलिटिकल एजेंट था, यानी कि एक पोस्ट थी पॉलिटिकल एजेंट की। पॉलिटिकल एजेंट कौन था दोस्त? पॉलिटिकल एजेंट। इन पॉलिटिकल एजेंट के की मॉनिटरिंग करने के लिए दूसरा अधिकारी था जिसका नाम था गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल, शॉर्ट फॉर्म इसका था AGG। और पॉलिटिकल एजेंट यानी कि अपन कहेंगे PA थी। यानी कि इस पूरे रियासत के अंदर, पूरे राजस्थान राजपूताना के अंदर राज करने के लिए इन्होंने दो स्थितियां बनाई थी। एक पॉलिटिकल एजेंट जो कि हर रियासत में एक होता था, और एजेंट टू गवर्नर जनरल यहाँ बैठता था, मुख्यालय है ना, इसका नाम, ये मुख्यालय था, यहाँ पर ये बैठता था और इन सब के ऊपर कंट्रोल करता था। पहला मुख्यालय जो था AGG था, पहला AGG था यहाँ पर, उसका नाम था मिस्टर लोकेट। क्या नाम था? पहला AGG था, उसका नाम था मिस्टर लोकेट। यानी कि जब, अर्थात पहला जब AGG बना था उसको लॉक कर दिया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लोकेट। याद करने के तरीके से अपन इसको सोच सकते हैं, यानी कि लॉक, यानी पहले को जब पहला आया था स्थिति अच्छी हुई थी, तो लॉक कर दिया तो मिस्टर लोकेट पहला बन गया था। 1857 के समय, 1857 के समय कौन था? तो वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। यस दोस्तों, यही वो AGG था जिसके समय में ये घटनाएं हुई थी, है ना। पॉलिटिकल एजेंट की अगर हम बात करेंगे PA की, तो अलग अलग रियासत में अलग अलग PA थे। जैसे मैं बात कर लेता हूँ जयपुर, मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत, और एक अपन कहेंगे भरतपुर रियासत, और सिरोही, कोटा, है ना। इन रियासतों में देखो, जयपुर के अंदर था जयपुर के अंदर था ईडन। कौन था? ईडन। देखो ईडन गार्डन कहाँ है? ईडन गार्डन, वैसे तो ईडन गार्डन अपन क्रिकेट का मैच देखते हैं तो ईडन गार्डन फेमस है ना। ईडन एक गवर्नर जनरल था, उसके नाम पर ये गवर्नर जनरल यहाँ जयपुर में नियुक्त किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या है? ईडन, यानी कि जयपुर में ईडन था। मेवाड़ में कौन था? मेजर सोवर्स, यानी कि जयपुर में ये बाथरूम में जब अपन शावर लेते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? शावर्स। अर्थात जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन हो गया? जो कि जो जयपुर बाथरूम में शावर ले रहा है, अर्थात सोवर्स। और मारवाड़ का कौन था? मारवाड़ का था मैक मोशेन। देखिए क्या है ये? मैक मोशेन, मारवाड़ का मैक मोशेन। और भरतपुर का कौन था? भरतपुर का था जिसका नाम क्या था? मोरिशन। सिरोही का था जेडी हॉल। और कोटा का था दोस्तों मेजर बर्टन। क्या नाम था? मेजर बर्टन, है ना। मेजर बर्टन, ये दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट थे, और ये AGG थे, जो दो महत्वपूर्ण AGG हैं। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि 1857 की क्रांति के समय AGG कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। प्रथम AGG कौन था? मिस्टर लोकेट। और राजपूताना का मुख्यालय कौन सा था? तो ये अजमेर था। कब स्थापना हुई थी? 1832 में हुई थी। इसके अलावा और भी कुछ चीजें थी, जैसे एक था यहाँ शेखावटी क्षेत्र में शेखावटी ब्रिगेड थी। क्या नाम थी? शेखावटी ब्रिगेड।
क्या है ये, ब्रिगेड। ये छावनी नहीं है दोस्तों, यहाँ केवल सैनिक रहते थे, आवश्यकता पड़ने पर ये इनको यूज किया जा सकता था, और ये सिक्योरिटी क्षेत्र में ये नियुक्त थी। इसी तरीके से एक एक और थी मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। मारवाड़ क्षेत्र में यहाँ पर एक सैनिक टुकड़ी थी जिसका नाम था जोधपुर लीजियन। क्या नाम है, जोधपुर लीजियन। ये यहाँ पर नियुक्त थी, है ना। जोधपुर लीजियन यहाँ पर नियुक्त थी। इसकी स्थापना हुई थी इसके 1832 में, इसके 2 साल बाद यानी कि 1834 में इसकी, और 1836 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, है ना। अब ये जो मतलब आपकी जो सैनिक छावनियां हैं, इनमें सैनिक रहते थे। तो प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि जैसे कि ब्यावर छावनी के अंदर कौन से सैनिक रहते थे, तो अभी मैं नेक्स्ट इसको मिटा के बताऊंगा आपको कि ब्यावर के अंदर कौन सी टुकड़े रहती थी, है ना। अपन ये डिस्कस करेंगे। अभी इन जनरल व्यू में हमने ये देखा कि स्थिति के अंदर हमने ये देखा कि राजस्थान के अंदर पूरी राजस्थान को कंट्रोल करने के लिए 2 पोस्टें थी, एक पॉलिटिकल एजेंट थे, एक एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। तो पॉलिटिकल एजेंट रियासतों में होते थे। तो जयपुर रियासत में पॉलिटिकल एजेंट था ईडन, मेवाड़ में था सोवर्स, मारवाड़ में था मैकमोशन, भरतपुर में था मोरिशन, सिरोही में था जेडी होल, कोटा में था मेजर बर्टन, और इन सभी को कंट्रोल करता था यहाँ सेंटर में बैठा हुआ, क्या नाम था उसका, इसमें सेंटर में बैठता था जिसकी पोस्ट थी क्या, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, है ना। ये एजेंट इसलिए है क्योंकि इस पूरी राजस्थान की पूरी घटनाओं को किसको बताता था, ये गवर्नर जनरल को बताता था। किसको बताता था, गवर्नर जनरल को, यानी कि यहाँ की सूचना इसको देता था, इसीलिए इसकी पोस्ट का नाम ही रख दिया था एजेंट, एजेंट टू गवर्नर जनरल, है ना। तो ये गवर्नर जनरल को बताता था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, पूरे भारत के ऊपर जो शासन कर रहा है उसको कहते हैं गवर्नर जनरल, और उसका नाम था दोस्तों कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग, ये दोस्तों उसका नाम था। तो पहले सेशन के अंदर अपन यही जानेंगे कि क्या वो स्थितियां थी, है ना, कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे, कौन कौन से ये अपने पैट्रिक, कौन कौन से अपने एजीजी थे, है ना, उसको अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसको रफ करने के बाद अपन इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। तो दोस्तों हम ये कह रहे हैं कि 1857 की क्रांति के समय में 2 पोस्ट थी। नंबर 1, 3 पोस्ट हम मानेंगे, 1, 2 और 3। पहला गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। दूसरा एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तीसरा पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट, ये है पॉलिटिकल एजेंट। ये पॉलिटिकल एजेंट है भैया, है ना। तो गवर्नर जनरल, जैसे कि हम बात करें कि भैया जैसे ये पूरा आपका इंडिया है, ये भारत है, और भारत के अंदर ये राजस्थान है, और राजस्थान के अंदर दोस्तों ये रियासतें हैं, है ना, ये रियासतें हैं। तो ये इसको यदि अपन भारत मान ले, इसको अपन यदि राजपूताना मान ले, तो ये क्या होगी, अंदर की चीजें रियासतें हो गई। यहां कौन बैठेगा, यहां बैठेगा गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, है ना। और यहां पर कौन बैठेगा, ये बैठेगा दोस्तों, ये इसको अपन ऐसे कहे हैं जी जी, ये है एजीजी। और यहाँ पर है पॉलिटिकल एजेंट पीए, ये है 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 पीए, है ना। तो इस समय यहाँ पर कौन था, यह था कैनिंग,
है ना। इसको यदि जयपुर मान लिया जाए तो जयपुर का हो गया ईडन। इसको यदि मारवाड़ मान लिया जाए, इसका हो गया मारवाड़ का मैकमोसेन। और यदि इसको अपन कोटा मान लिया जाए तो कोटा का क्या हो गया मेजर बर्टन। और यदि इसको भरतपुर मान लिया जाए तो इसका हो गया मॉरिसन। और इसको यदि सिरोही मान लिया जाए तो ये हो गया जेडी हॉल। दोस्तों ये हो गए पॉलिटिकल। ये एजीजी कौन है जो इन सब पर कंट्रोल कर रहा है? इसका नाम हो गया पैट्रिक लॉरेंस। दोस्तों यही है, ये यहाँ की सूचना इसको देता है, तो एजेंट के रूप में काम करता है, इसीलिए इसकी पोस्ट का नाम है एजेंट टू गवर्नर जनरल। और ये चूंकि पूरे इंडिया के ऊपर शासन करता है, इसका नाम है गवर्नर जनरल, है ना। तो गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। ये था एजीजी, ये था पॉलिटिकल एजेंट, चूंकि रियासतों को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। रियासत में कोई भी समस्या हो तो पॉलिटिकल एजेंट जिम्मेदार है, और पॉलिटिकल एजेंट बताएगा एजीजी को, एजीजी बताएगा इसको, है ना। यही सिलसिला अपन क्रांति के अंदर अपन पढ़ेंगे कि यहाँ घटना होगी, इस घटना की जिम्मेदार ये खुद होगा, और ये सूचना देगा इसको, फिर ये एक्शन लेगा, और ये एक्शन लेगा, और जरूरत पड़ी तो ये इसकी मदद लेगा। इस तरीके से ये पूरा की पूरी स्थिति थी, है ना। राजस्थान की ये चीजें थी, है ना। तो ये दोस्तों ये स्थिति थी इसकी। आज अपन एक छोटा सा चैप्टर में आपको इसके अंदर ही और बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि ये जो अंग्रेज है, ये जो रियासतें हैं, जैसे राजस्थान, ये जो रियासतें हैं, किस तरीके से ये अंग्रेजों के प्रभाव में आई, तो वो जानना भी जरूरी है। तो अगला टॉपिक मैं आपको यही बताऊंगा कि दोस्तों कि किस तरीके से ये है जो दोस्तों अंग्रेजों के प्रभाव के अंदर आई है, उसको अपन डिस्कस करते हैं। कि जैसे कि मान लो ये राजपूताना है, ये राजपूताना है, और राजपूताना की ये विभिन्न रियासतें हैं, है ना। ये रियासतें हैं, आखिरकार ये रियासतें किस तरीके से अंग्रेजों के प्रभाव में आई? देखो अंग्रेजों ने क्या है कि अंग्रेजों ने 1600 में एंट्री ले ली थी। अब इनका प्रमुख उद्देश्य था किसी तरीके से राजाओं को अपने अंडर में लिया जाए, है ना। तो अंडर में लिया जाए तो एक समय अंडर में किया जाए, इनका एक मूल उद्देश्य थे, और इसी को अपॉर्चुनिटी के रूप में ढूंढ रहे थे कि राजस्थान में देखो कि ऐसी कौन सी समस्याएं चल रही हैं जिसको अपन अपॉर्चुनिटी में बदल सके, हम उनकी समस्याओं को निर्धारण कर सके, ताकि राजा अपने तरफ आ जाए और अपन इसकी शासन की बागडोर संभाल रहे हैं। तो ऐसी ही 1798 की बात है, ये 1798 ईस्वी के अंदर, 1798 ईस्वी के लगभग, है ना, इस राजपूताना के अंदर दो आक्रमणकारी, जिसको अपन कहेंगे मराठा और दूसरे पिंडारी, ये बड़े खतरनाक थे भैया, मराठा और पिंडारी। ये आते और इस राजपूताना में आक्रमण करते हैं, राजाओं को मारते पीटते, और यहाँ इनके पास जितना भी धन है वो लेके चले जाते हैं, और जो कर लेके जाते हैं उस कर का नाम था चौथ कर। कर का नाम क्या था? चौथ कर। कौन सा कर भाई? चौथ कर। चौथ कर क्या है? ये कहते हैं कि भैया सीधा सीधा आप मुझे, आपके पास जो धन है वो दे दो, और यदि आप मार नहीं खाना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि हम आपसे युद्ध करें, तो आप हमें जो पैसा दोगे वो पैसा चौथ कर के नाम से जाना जाएगा। अर्थात वो कहते थे कि आप चौथ कर दे दो, हम चले जाएंगे। इस तरीके से ये मराठा और पिंडारियों से ये पूरा राजपूताना परेशान हो चुका था। बहुत भयानक तरीके से मारते थे, पैसा भी ले जाते थे, और मार भी पड़ती थी। तो इन समस्याओं से पूरा राजपूताना परेशान था। राजपूताना का क्या पूरा भारत ही परेशान था। तो भारत के अंदर सर्वप्रथम इस अंग्रेजों से संधि किसने की? तो फिर जब अंग्रेजों को लगा कि यार ये तो मराठा और पिंडारियों से डरे हुए हैं, तो इन्होंने एक सुझाव सोचाया कि क्यों ना हम मराठा और पिंडारियों को अपन भगाए, इनकी सहायता करें। तो
उन्होंने कहा अपन एक संधि लगाते हैं जिसका नाम था सहायक संधि। क्या नाम है? सहायक संधि। और ये संधि कराने वाला शासक गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम है? लॉर्ड वेलेजली। ये कॉन्सेप्ट लेके आया था ये वाला व्यक्ति, लॉर्ड वेलेजली। इसीलिए कहा जाता है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। इन्होंने कहा कि हम शासकों को बोलेंगे कि हम लड़ेंगे, हम मरेंगे तो हम मरेंगे, पिटेंगे तो हम मिटेंगे, हम आपकी मराठा और पिंडारियों से रक्षा करेंगे, आप हमारे से ये सहायक संधि कर लो, जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी। इस तरीके की ये संधि का प्रस्ताव लेके गए। भारत में ये संधि करने वाले जो शासक थे सर्वप्रथम थे हैदराबाद। हैदराबाद में ये रियासत, हैदराबाद के शासक निजाम अली, हैदराबाद के निजाम अली ने सर्वप्रथम ये संधि एक्सेप्ट की। और बाकी की कौन कौन सी रियासतें, इसको अपन ऐसे पढ़ते हैं, हैदराबाद, और इसके बाद ये अपन इसको शॉर्ट कर टू में ऐसे पढ़ेंगे, HMTAPBS, अर्थात HMTAPBS, है ना। तो H मतलब तो हैदराबाद समझ ही चुके हैं, M का मतलब मैसूर, और दूसरा तंजौर, और यहाँ S का मतलब सिंधिया, B का मतलब भोसले, अवध और पेशावर। ये वो चीजें थी, है ना। इन्होंने 1798 में संधि कर ली, इन्होंने 1799 में संधि कर ली, और इन्होंने 1803 में, और इन्होंने भी 1803 के लगभग संधि की, है ना। इस तरीके से ये क्रम रहा, इन्होंने भारत के अंदर ये संधियां करते गए। राजस्थान के अंदर, राजपुताना के अंदर सर्वप्रथम ये संधि करने वाला शासक कौन था? तो ये थी भरतपुर रियासत। कौन सी रियासत? भरतपुर प्रथम रियासत थी जिन्होंने ये संधि की थी। शासक था रणजीत सिंह। दूसरी रियासत कौन थी? इसका पड़ोसी अलवर के बख्तावर सिंह ने ये संधि कर ली भैया, है ना। यानी कि सहायक संधि किसने की थी? राजस्थान में प्रथम ये सहायक संधि की थी भरतपुर रियासत ने, दूसरी संधि की थी अलवर रियासत ने। यदि प्रश्न इस तरीके से आ जाए कि राजस्थान के अंदर प्रथम व्यापक रूप से संधि किसने की थी, तो व्यापक रूप से अलवर रियासत ने की थी, बख्तावर सिंह ने की थी, है ना। व्यापक रूप से मतलब बहुत ही विस्तृत रूप से संधि की थी वो अलवर रियासत ने की थी, और बख्तावर सिंह उसके शासक थे। ये वो क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जाए कि बताओ राजस्थान के सहायक संधि के जनक कौन है? देखो, सहायता किसको मिलती है? जले हुए इंसान को। जो जल जाता है वही तो सहायता मांगता है ना। तो सहायक संधि वेलेजली, याद हो गया, मतलब याद करने की जरूरत ही नहीं है। सहायक संधि यानी सहायता, जले हुए की सहायता की जाती है, अर्थात वेलेजली इसका जनक हो गया, है ना। प्रथम सहायक संधि किसने की थी राजस्थान में? रणजीत सिंह ने। दूसरी अलवर के बख्तावर सिंह ने। दोनों पड़ोसी है, भरतपुर अलवर, पहला भरतपुर, दूसरा अलवर। ये वो दोस्तों, ये वो क्षेत्र थे जिन्होंने ये सहायक संधि को एक्सेप्ट किया था, है ना। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों अधीनस्थ पार्थिव की संधि। उसको अपन समझते हैं अभी क्या है ये। दोस्तों दूसरा जो महत्वपूर्ण कदम था अंग्रेजों का, वो था 1817 की अधीनस्थ पार्थिक्य की संधि। अधीनस्थ पार्थिक्य की संधि क्या है? इस संधि के अंदर अधीनस्थ पार्थिक्य की संधि, अर्थात ये वो संधि थी, ये वो प्रस्ताव था जिसके द्वारा अंग्रेज कह दीजिए, या आप कह दीजिए ब्रिटिश
साम्राज्य को फैलाना था दोस्तों। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बताओ कि वो कौन सा संधि थी जिसके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश क्षेत्र को विस्तृत करने का प्लान किया गया था। तो वो थी 1817 की अधीनस्थ पार्थिक्य की संधि, है ना। इस संधि के जनक कौन थे? इस संधि के जनक थे लॉर्ड हेस्टिंग। ये संधि थी क्या ये संधि थी? तो इसके अंदर हम बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। देखो क्या कहना चाह रहा है ये, अधीनस्थ मतलब अधीन करना। जैसे मैं इसको मान लूं कि जैसे ये एक राजा है ना, ये जैसे राजा है, ये इसकी विभिन्न रियासतें हैं, है ना। तो ये राजा क्या सोचेगा कि यार मुझे जो है ना, ये अंग्रेज है, इसको मानो आप अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के सामने ये क्या है, रियासतें हैं। क्या है ये? रियासतें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ रियासतें हैं ये। अब अंग्रेज सोचेगा कि यार इन रियासतों को अपना अधीन करना है, ठीक है, लेकिन इन एक दूसरे को आपस में एक नहीं होने देना है। तो एक दूसरे को तो क्या रखना है, पृथक रखना है। एक दूसरे को तो पृथक रखना है और अंडर किसके रखना है, राजा के, यानी कि इसको अंडर रखते हुए एक दूसरे को पृथक रखना। इसीलिए इसका नाम है अधीनस्थ पार्थिक्य की संधि। यही कॉन्सेप्ट है। कब आई थी? 1817 में आई थी। इसके जनक कौन थे? हेस्टिंग। देखो हेस्टिंग, जब भी अपन कोई मेल आईडी लिखते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, rahul@gmail.com ऐसे लिखते हैं। @ क्या कर रहा है, दो शब्दों को पृथक कर रहा है। इसीलिए हेस्टिंग मतलब आप देखो, हेस्टिंग को मतलब समझना चाहिए हैशटैग यानी हैशटैग क्या करता है, पृथक करता है। अर्थात ये लॉर्ड हेस्टिंग क्या है, ने कौन सी प्रस्ताव लेके आया था, ये अधीनस्थ पार्थिक्य की संधि। इस चीज को अपने को ऐसे समझना है ना। तो ये वो दोस्तों संधि थी जिसके द्वारा ये चीजें कॉन्सेप्ट हुई थी। ये वो संधि थी जिसके द्वारा अंग्रेजों ने, जिसका प्लान था कि अंग्रेजी क्षेत्र का विस्तार करना था। प्रश्न पूछा जाए कि अंग्रेजी क्षेत्र का विस्तार कौन से गवर्नर जनरल के अधीन हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग। संधि पूछी जाए तो अधीनस्थ पार्थिक्य की संधि। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये दो कॉन्सेप्ट को अपन ने डिस्कस किया है। ये फर्स्ट लेक्चर था, हो सकता है कि शब्दावली में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हो, लेकिन धीरे धीरे इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि और चीजें डिस्कस की जाए जिससे आपका क्वेश्चन बाहर ना जाए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।